गुड आफ्टरनून 12th क्लास बच्चा। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। कि हम लोग एक करंट लूप कंसिडर करेंगे, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। ये हमने क्या लिया, करंट लूप लिया है। ये किसका बना है, वायर का बना है। ठीक है, कोई भी आपकी कंडक्टिंग वायर है उसका ये लूप बना है। इसमें करंट जो हमारी है वो फ्लो कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसमें से इस लूप में से करंट फ्लो कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जिसका अपर साइड देखेंगे, ये वाला अपर साइड, ये लूप है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, ये वायर के फॉर्म में। इसका जो अपर साइड होगा बेटा वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल, और इसका जो लोअर साइड होगा, नीचे वाला जो साइड होगा, वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। जब इसमें से करंट फ्लो करेगी। इसका नॉर्थ और साउथ पोल है इसके पास, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ये जो करंट कैरिंग वायर का लूप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लूप में से करंट फ्लो करी होगी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, कि जितना इस लूप का एरिया होगा। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की। करंट के एरिया क्रॉस सेक्शन की प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट, करंट एंड एरिया क्रॉस सेक्शन सभी को यूनिटी पुट करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट एंड एरिया क्रॉस सेक्शन सबको हमने यूनिटी अगर पुट किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। k की वैल्यू 1 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा, i a के। अगर हमारे इस लूप में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स ले, कितने नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स ले ले, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा इस करंट कैरिंग लूप का, जो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, वो कितना होगा, m इज इक्वल्स टू NIA। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पेयर पर मीटर, सॉरी एम्पेयर मीटर स्क्वायर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो फाइंड आउट द बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सोलेनॉइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एज अ बार मैग्नेट। हमें पता है जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। हमारे पास कोई एक कॉइल है, इसमें इमेजिन कर लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोगों के इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की, और उसमें क्या फ्लो कर रही है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो ये सोलेनॉइड जिसमें से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसमें, कि जो हम लोग यूज करते थे फर्स्ट चैप्टर में, आप लोगों सॉरी सेकंड चैप्टर में, कि जब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रिंग फाइंड आउट करते थे। एक रिंग होती थी, उसकी अलोंग द एक्सिस हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते थे। तो वहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करते थे, बी वेक्टर, जो हमारा रिजल्ट आया था, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r माइनस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/। अब देखिए ये n r x ये है क्या चीज, इसके लिए डायग्राम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कि हमने सबसे पहले एक सोलेनॉइड लिया, तो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का। इसकी रेडियस कितनी मानी है बेटा, कैपिटल R। अलोंग द एक्सियल लाइन, हम इसके अलोंग द एक्सिस में एक पॉइंट P कंसीडर किया। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे इस सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस सोलेनॉइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलोंग टोटल इक्वल लेंथ में डिवाइड किया, मतलब ये अगर लेंथ L है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, L होगी। और सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस x तक मूव कर लो, सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस x तक हम मूव किए। उसके बाद हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया। टोटल तो हम मान लेते हैं कि भाई कितनी भी लेंथ होगी, लेकिन इसका स्मॉल पार्ट कंसीडर करना है सोलेनॉइड का, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। और इस dx थिकनेस और द सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स है, किसके, हमारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है सोलेनॉइड की। तो n क्या हो जाएगा, कैपिटल N बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई में टोटल लेंथ होगा सोलेनॉइड। टोटल लेंथ होगा सोलेनॉइड कितनी है, सेंटर से फॉरवर्ड L है, सेंटर से बैकवर्ड भी L है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2L लेंथ हो जाएगी। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमने एक सोलेनॉइड जो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। ये चीज ध्यान रखिए, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है हमें। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, रिंग का फॉर्मूला यूज किया। इसके एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते थे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण फाइंड आउट करना है, हमें बी नहीं चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू द एलिमेंट dx। हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx कंसीडर किया ना सोलेनॉइड का, तो इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लेंथ एलिमेंट की थिकनेस स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
radius of the solenoid divided by the square of the radius of solenoid plus distance from the center to the observation point. Center to the observation point, देखिए अब सेंटर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस थिकनेस के कारण, इस स्मॉल सोलेनॉइड के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें पी पॉइंट के नाम के सेंटर के कारण। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, पी पॉइंट का ओ पॉइंट तक डिस्टेंस जो कितना है हमारा आर, फिर सेंटर से इस dx एलिमेंट को जहां तक कट किया उस लाइन का डिस्टेंस वो कितना है x। सो हमारा डिस्टेंस, ये जो थिकनेस dx का डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा स्मॉल r माइनस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो ये पुट कर दे यहाँ पे r माइनस एक्स का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब देखो इस चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो भी खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल्स के। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीईआरटी ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कंसिडर कर लिया, मान लिया कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये लार्ज डिस्टेंस पे होगा भी, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे होगा तभी जो हमारा बार मैग्नेट है सोलेनॉइड उसकी तरह बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट बार मैग्नेट। ओके, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड एज वेल एज very large as compared to the distance from the center to the one end of the solenoid। अगर L से ये डिस्टेंस R ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है X से तो ये ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में क्योंकि बहुत स्मॉल है, स्क्वायर करेंगे तो और भी स्मॉल क्वांटिटी आएगी। X स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्मॉल है, एज सेम मैनर ऑन द सेम लाइन यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू है स्क्वायर करने के बाद और भी कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल होगी, तो बच्चे कितनी r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी बची बेटा, r³ वैल्यू बची आफ्टर सिंप्लीफाइंग यूजिंग दिस असम्पशंस कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किस टर्म्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं हम देखें। इंटीग्रेशन हम करने के लिए देखिए μ0/4 पाई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, करंट जो फ्लो करिए वो कांस्टेंट, सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, बट दिस थिकनेस डी कैन बी वेरी फ्रॉम सेंटर टू, यहाँ से यहाँ भी वेरी कर सकती है, दिस एंड टू दिस एंड, और फ्रॉम दिस एंड ऑफ द कंडक्टर टू द दिस एंड, पूरी एक्सटेंड कर सकती है वन एंड से अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, ये पूरी थिकनेस वेरी कर सकती है। r³ अगेन कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस थिकनेस dx। अब देखो dx वेरी कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, फ्रॉम वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड टू द अनदर एंड ऑफ द सोलेनॉइड। अगर ये डिस्टेंस हमने सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये l मान है, ये डिस्टेंस l है, ये 0 पॉइंट है, 0 से यहाँ तक वैल्यू हुई l, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 से कितनी जाएगी -l, लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट -l, अपर लिमिट +l, x की वैल्यू -l टू +l जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे dx का। अब dx का जो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, l, लोअर लिमिट -l, अपर लिमिट +l, यही आने वाला है। इसको यहाँ पे देखिए आगे इंटीग्रेट अगर वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट तो कितना हो जाएगा 2l। सो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है 2l। आफ्टर इंटीग्रेशन μ0/4 पाई 2 पाई I r² and 2l डिवाइडेड बाय r³। अब देखिए ये n इंटू 2l, n इंटू 2l, ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, मल्टीप्लाई में यहाँ हमने क्या ले ली, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ले ली 2l, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, n क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, जो किसके बने, कॉपर वायर के बने, प्रॉपर इंसुलेशन के साथ। सो इस वैल्यू को हम लोग n 2l को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से। अब देखिए यहाँ पे पाई है r², पाई r² क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, I2INA डिवाइडेड में r³। अब इतनी टर्म बच गई, हमने किन किन को सॉल्व कर दिया, 2 एज इट इज रखा, पाई और r² को एक साथ ले लिया, पाई r² को रिप्लेस कर दिया एरिया a से, n 2l को एक साथ ले लिया, इनको रिप्लेस कर दिया n से, बचा कितना हमारे पास, I एज इट इज है, 2 एज इट इज है, ठीक है। अब 2INA फॉर्मूला d μ0/4 पाई 2INA डिवाइडेड बाय r³। अब ये INA क्या होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी हमने पीछे निकाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी when we consider a solenoid equivalent to a bar magnet, this comes out to be μ0/4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r³।
Now our last topic is to find out the magnetic dipole moment of an atom due to the revolving electron. कि हमने कि एटम कंसिडर कर लिया बेटा, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, ये किसकी तरफ, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो ये एटम एज अ बोल किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी ऑफ रिवॉल्यूशन। वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ओमेगा, और हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। ये टी क्या है, टाइम पीरियड है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है अराउंड द ऑर्बिट। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। अगर हमें करंट फाइंड आउट करनी है, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक सर्टेन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो मूव कर रहा है, तो करंट क्या होगी, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, ई, टाइम कितना है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, ये हमारी करंट आ गई। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है करंट है, तो एक करंट कैरिंग एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वैसे बात है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, किसके पास, एटम के पास। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m किसके इक्वल हो जाएगा, IA करंट इनटू में एरिया। करंट कितनी है, E ω/2π, एरिया कितना होगा इस एटम का, एटम की रेडियस कितनी है r, तो एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम फाइंड आउट करें ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो कितना हो जाएगा 1/2। हियर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, E ω/r²। ये तो हमने कौन सी थ्योरी यूज की, हमारी इलेक्ट्रिकल करंट की जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट यूज किया। अब हम लोग थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हुए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, वो सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मास इनटू में वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। mvr अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी किसके इक्वल होता है, nh कट। h कट को कैसे लिख सकते हैं, nh/2π। ये h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 1 2 3 अप टू so on। अब हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, या फिर लीनियर वेलोसिटी है जो भी, वो किसके इक्वल होती है, रेडियस टाइम एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी को अगर हम रिप्लेस करें r ओमेगा से, तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, m एज इट इज। ओके, यहाँ पे r ऑलरेडी है तो r² ओमेगा इज इक्वल्स टू nh/2π। अगर यहाँ पे हम ओमेगा r² को एज इट इज रखें और m को इस साइड ले जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, nh/2πm। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, ये देखिए ओमेगा r² की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, ये ओमेगा r² की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 1/2e ओमेगा r² किसके इक्वल है, nh/2πm के इक्वल है। हियर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4m इन द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा NEH। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है n को छोड़ के EH/4πm, NH/4, सॉरी ये आएगा यहाँ पे EH/4πm, ये किसकी वैल्यू बेटा, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम कितना आ गया, n टाइम्स म्यू बी। और जो म्यू बी है बोहर मैग्नेटॉन है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि किसकी एसआई यूनिट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती है। इसलिए हमने कहा कि जो एटम है ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि फाइनली जो हमारा बोहर मैग्नेटॉन है उसकी यूनिट और मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एन तो कोई इंटीजर वैल्यू है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, तो एम किसके इक्विवेलेंट हो गया, म्यू बी के इक्विवेलेंट हो गया। बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट हो गया ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आई होप ये टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।